पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हम सब्जेक्ट है कोऑपरेशन इज एन अनदर नेम ऑफ आम्बेडकरिज्म। आज का टॉपिक है अ कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ए कोऑपरेशन इन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज एंड बी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत डॉक्टर परवीन थिंड जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू प्रियंका जी। सभी सहकारियों को मेरे डॉक्टर प्रवीण सिंह की तरफ से जय भीम। आज से पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं डॉक्टर रानू मेवाती जी ने, उसमें हमने सीखा कि कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन की डेफिनेशंस क्या है, कोऑपरेशन की हिस्ट्री क्या है। एक सेकंड, नहीं हो रही है। यस। सभी सहकारियों को मेरी तरफ से सादर जय भीम। आज से पहले हमने जो टॉपिक मैडम रानू मेवाती जी ने कवर किए हैं, व्हाट इज कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव स्किल्स, एंड सेकंड लेक्चर था उनका हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन बाय डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स। उसी सीरीज के अंतर्गत आज का जो मैं टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ वो मेरा टॉपिक है ए कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के अंतर्गत इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा भी आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आई होप यू विल कोऑपरेट यू ऑल। हाँ, व्हाट इज कोऑपरेशन? साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो संगठित रूप से व्यक्ति जो आपसी सहयोग में कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर, कॉर्पोरेट होकर, कोऑपरेशन से किसी कार्य को करते हैं तो बड़े से बड़ा काम, मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व समाज का विकास करने का प्रयास करते हैं। सहकारिता या कोऑपरेशन में समाज के वीक, जो पुअर, कमजोर व्यक्ति का भी हित निश्चित होता है। सहकारिता का एक नारा है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। पूरा कोऑपरेशन इसी नारे को, इस महत्व को दर्शाता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित। कोऑपरेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोऑपरेशन इज एज ओल्ड एज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। विदाउट द कोऑपरेशन ह्यूमन सोसाइटी का ओरिजिन इम्पॉसिबल था। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल लाइफ। कोऑपरेशन हमारी जो लोकतांत्रिक और सामाजिक लाइफ का बेसिस बनाती है। कोऑपरेशन इज द यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन। Civilization cannot flourish unless competition is not replaced by cooperation. जो हमारी सभ्यता है वो तब तक प्रफुल्लित नहीं हो सकती, फ्लरिश नहीं हो पाती, अगर हमारे बीच में कोऑपरेशन नहीं है। ये कोऑपरेशन हमारे बीच में जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, सदियों से हमारे बीच में जो मनुवादी सिस्टम ने कास्ट सिस्टम को चलाया हुआ है, उसकी वजह से कम हो रहा है, कम हो चुका है, इसीलिए कास्ट मजबूत होती गई है। कोऑपरेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। लॉर्ड बुद्धा के टाइम से भी उन्होंने बताया, उनकी टीचिंग्स में ये बताया गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मीन्स मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। मैं किसी पुरोहित, पंडित या मीडिया के दबाव में आके अपना कोई फैसला नहीं लूँगा या अपना कोई फैसला बदलूंगा नहीं, और मैं धम्म की शरण में जाता हूँ कि मैं धम्म की शरण में रहूँगा, धम्म की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करूँगा। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ में रहूँगा, अपने संघ के साथ, अपने साथियों के साथ सहकारिता से रहूँगा। बौद्ध धर्म के इस
त्रिशरणशील का बहुत महत्व है, लेकिन इसे रोज सुन लेने या बोल लेने से कोई काम नहीं होने वाला जब तक हम इस शील को अपने जीवन में लागू नहीं करते, इसको अपनाते नहीं है। बुद्धिज्म इज नथिंग, इट्स लिविंग इन बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ये कोई धर्म नहीं है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इसको जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, संग में नहीं रहते, तो तब तक हमारे लिए कोई भी काम सफलता से करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर हम अपने संग में सहकारिता से रहेंगे, कोऑपरेशन से रहेंगे, तो हम हर क्षेत्र में सफल रहेंगे तथा सुरक्षित भी रहेंगे। ऐसे ही कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस को आगे बताते हुए बाबा साहब ने कहा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने मेंशन किया है, देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is the period of freedom, greatness and glory. That is the period of great Mauryan Empire. At all other times, the country suffered from defeat and darkness. बाबा साहब ने बताया कि इंडियन हिस्ट्री में अगर कोई महानता का, बराबरता का, ग्लोरी का कोई टाइम पीरियड, राजकाल है, तो वो है मौर्यन एम्पायर और सम्राट अशोका का राज्यकाल, जिसमें सब बराबर थे, सब कोऑपरेशन से रहते थे, कोई किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं थी। सम्राट अशोका वाज द फर्स्ट एम्परर टू ब्रिंग द एंटायर कंट्री, एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर ए सिंगल फ्लैग। सम्राट अशोका ही एक ऐसा राजा थे जिन्होंने पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान से लेके कलिंगा तक, उन्होंने सारा एक ही फ्लैग के अंडर कर दिया। और इसी में हम ये उन्होंने कोऑपरेशन को ही बेसिस बनाया, इसको अटेन करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर हम इन अपने जो महापुरुषों को फॉलो करेंगे तो हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने समाज में से कोऑपरेशन से हम कास्ट को डीकास्ट कर सकते हैं और एनिहिलेट भी कर सकते हैं। कोऑपरेशन से हम दिस ब्रिंग्स आउट द इंटेलेक्चुअल कास्ट। इफ कोऑपरेशन इज present in family, in groups and within the society, we can lead to a casteless as well as successful life. अगर हमारे फैमिली में, हमारे ग्रुप्स में, हमारे समाज में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो हमें लीड करती है और हम कोऑपरेशन से रहते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो वी द इंटेलेक्चुअल क्लास, सो कॉल्ड, जैसे हम समझते हैं कि वी आर द इंटेलेक्चुअल क्लास, लेकिन हम तब तक अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं मान सकते जब तक हम अपने फेलो ब्रदर्स सिस्टर्स को अपने साथ नहीं लेके चल सकते, उनको समझा नहीं सकते कि हम कोऑपरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और सहकारिता से, सहयोग से रहने से हमारा समाज कैसे ये कास्ट, जो रिजिड कास्ट सिस्टम के समाज से बच पाएगा। सो वी द इंटेलेक्चुअल क्लास सॉरी आर द क्राउन ऑफ बहुजन समाज। We have to take the step forward. As you know, cooperation is the backbone of PBSP programs and training. So we have to take this initiative to take this, जो बाबा साहब का कारवां, जो बाबा साहब ने स्टार्ट किया, मान्यवर कांशीराम जी ने आगे उनके स्टेप्स को फॉलो किया, वो आगे लेके गए। वैसे हमारे रिस्पेक्टेड धीमन पी.आर. अम्बेडकर जी, उन्होंने नेशनल लेवल पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है और वो चलाया है, हमें कोऑपरेशन से उसको आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। सो कमिंग टू माय टॉपिक, कोऑपरेशन इन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, आज का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान।
कोऑपरेशन इन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो है, बाबा साहब ने कोऑपरेशन को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। उन्होंने बताया कि कोऑपरेशन, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हर जो स्टेप है कोऑपरेशन के लिए और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए जो ले सकते हैं, अपनी तरफ से उन्होंने मैक्सिमम स्टेप्स लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हमारे एज राइट्स लिखा भी। कोऑपरेशन इन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ऑन 15 मार्च 1947, इस दिन बाबा साहब ने, जो कि हमारे बहुत एक आर्डेंट सपोर्टर एंड डिफेंडर ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेमोरेंडम रखा और सब कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो मेमोरेंडम क्या था? That was a memorandum on safeguards for scheduled castes submitted to Constituent Assembly on behalf of All India Scheduled Caste Federation। ये बाबा साहब ने इसमें, इस बुक में जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ है, इसमें लिखा था कि आज़ाद भारत में जो हमारी अनुसूचित लोगों के अधिकारों को संवैधानिक रूप से कैसे सुरक्षित रखना है। और इसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन, प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी मेंशन किया हुआ है बहुत ब्रॉडली। आप लोग उसमें बुक में पढ़ सकते हो। जो आज का टॉपिक है, जो मेरा सेक्शन 2 आर्टिकल 2 क्लॉज 4 थर्ड पार्ट, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इसमें बाबा साहब ने कलेक्टिव कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिव कल्टीवेशन पे स्ट्रेस दिया हुआ है। उन्होंने कलेक्टिव सामूहिक खेती पे जोर दिया हुआ है। और वो कैसे उन्होंने किया है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट इंडस्ट्रीज होगी। द एग्रीकल्चर शुड बी स्टेट इंडस्ट्री। The state shall divide land into standard size farms let out to the villagers as tenants to cultivate. The farms shall be cultivated collectively, and distribution of farms will be without distinction of caste or creed. जो land acquired by state के जो क्षेत्र में लैंड आएगी, उसको वो लैंड जो है स्टेट एक इक्वल साइज के फार्म्स में डिवाइड करेगी, स्टैंडर्ड इक्वल साइज उसमें डिवाइड करेगी, एंड देन विलेजर्स को एज किराएदार उनको कल्टीवेशन के लिए दे देगी। लेकिन उसमें एक शर्त होगी। शर्त क्या है कि जो उसके भी खेती होगी वो सामूहिक रूप से होगी, किसान इकट्ठे होकर उस पर खेती करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट पे डाली है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म्स जो कैसे होगी कि दैट विल बी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट और क्रीड, किसी जाति और संप्रदाय के बिना, डिस्टिंक्शन के बिना लैंड जो है फार्मर्स को दी जाएगी। देन देयर विल बी नो लैंडलॉर्ड, नो टेनेंट एंड नो लैंडलेस लेबर। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने ये प्रावधान दिया। और रिटर्न में हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, ज़्यादा माइनॉरिटीज़ ही थे जो किसान खेती करते थे, तो उनके जो राइट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब ने ये जो प्रोविज़न हमारे लिए दिया। इसमें इन सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 2 इन क्लॉज 4 थर्ड पार्ट, इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट क्या होंगी? स्टेट will be obliged to finance cultivation of collective farming by supply of water, draft animals, implements, manure and seed. राज्य सरकार जो खेती के लिए किसानों को पानी, बीज, खाद और खेती बाड़ी के लिए यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स और पशुधन, उसके लिए वित्तीय सहायता करेगी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद स्टेट एंटाइटलमेंट, स्टेट किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है? स्टेट जो टैक्स लेगी
state will charge some tax on the produce of the farm. That tax will be used for as one part for land revenue, जो भूमि कर के लिए एक पार्ट यूज किया जाएगा. सेकेंड पार्ट टू पे डिवेंचर होल्डर्स और मनी लेंडर्स, जिनसे लोन लिया होगा सरकार ने, जो जिनसे पैसे लिए हैं. थर्ड पार्ट टू पे द यूज पे फॉर द यूज ऑफ कैपिटल गुड्स सप्लाइड टू फार्मर्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई किए जाएंगे या खरीदे जाएंगे जिस इंडस्ट्री से, उनको पे बैक करने के लिए थर्ड पार्ट यूज किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है पेनल्टीज. पेनल्टीज किसके लिए? पेनल्टीज हम अगेंस्ट टेनेंट्स हु विल ब्रेक द कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, जो सामूहिक खेती को, कोऑपरेशन को तोड़ेगा या जो बताए गए नियमों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, या फिर कोई किसान अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सीड है, मैन्योर है, जो भी कल्टीवेशन के लिए स्टेट ने प्रोवाइड किया है, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा, उसके लिए सम कुछ दंड निर्धारित किया जाएगा. तो इसके बाद ये बाबा साहब ने कोऑपरेशन, हमारे समाज में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये इतनी प्रोविजन हमें दिए. व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड द क्लॉज 4? इतना कुछ करने के पीछे बाबा साहब की क्या मंशा थी, क्या पर्पस था? इट वॉज टू पुट एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्लान इकोनॉमिक लाइफ of people which lead to highest point of production without closing the avenue to private enterprise. मुख्य उद्देश्य क्या था इसके पीछे कि आर्थिक लोगों का आर्थिक जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे डालना, और वो भी बिना प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बंद किए, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके, हमारे जो धन की डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वल हो सके. तो और जो इसमें बाबा साहब ने ही स्ट्रेस्ड अपॉन द स्टेट ओनरशिप फॉर कलेक्टिवाइज्ड फार्मिंग इन कल्टीवेशन. बाबा साहब स्ट्रिक्टली कंडेम्ड प्राइवेटाइजेशन बिकॉज दिस विल नॉट डू जस्टिस. उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बहुत सख्ती से प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया. बिकॉज क्यों किया? बिकॉज दिस विल नॉट डू जस्टिस टू 60 मिलियन अनटचेबल्स हु आर जस्ट लैंडलेस लेबरर्स. हमारे जो भाई बंधु बाबा साहब को पता था कि 60 मिलियन जो लोग हैं अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, वो उनको प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है. तो इसलिए उन्होंने सामूहिक कलेक्टिवाइज्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन का प्रावधान किया. एंड सेकंड टू इरेडिकेट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शाहूकार से एक्सप्लॉयटेशन, जो उनका अत्याचार होता था. टू एलिमिनेट मिडल मैन, बीच में जो मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे. एंड टू ब्रिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टुगेदर. डायरेक्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का लेन देन होगा, बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा. Only collective farming, he knows that only collective farming on the line set out in the proposal can help them. But जो old time के constitutional lawyers थे, वो क्या सोचते थे? They used to think that only constitutional laws were to provide, describe, shape and form of political structure of society. जो political structure of the society, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो बनाने के लिए काफ़ी है. दे नेवर रियलाइज्ड दैट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू गिव शेप एंड फॉर्म टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इफ डेमोक्रेसी हैज़ टू लिव टू इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वोट.
जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो थे बाबा साहब ने, जिनको पढ़कर, जिनको फॉलो कर देखकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमारे कल्चरल और नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाई, तब उन्होंने ये फील किया कि उसमें उन्होंने कोऑपरेशन पे इतना जोर नहीं दिया था, सहकारिता को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना था। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि यदि लोकतंत्र को एक व्यक्ति और एक मूल्य के सिद्धांत पर जीना है तो समाज के आर्थिक ढांचे के आकार और रूप को फिक्स करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने इसीलिए ये प्रावधान दिया। अब हमारे पास समय आ गया है कि एक बोल्ड स्टेप ले और समाज के आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर को समझा जाए और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया जाए। तब बाबा साहब ने ये प्रावधान हमें दिया टू इंक्रीज द कोऑपरेशन। बाबा साहब ने तब ये कहा था कि वी शुड नॉट कॉपी अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, रादर which faults they have done we must learn from them by their experience. We must try to modify or improve them according to our culture and suffering. उन्होंने कहा कि दूसरे जो संविधान है उनमें जो गलतियां हैं, दोष हैं, उनको नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो गलतियां उन्होंने की है, उन्होंने जैसे यूरोप में प्राइवेटाइजेशन किया था तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें ये चीज़ें हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में, हमारे जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको, अगर इकोनॉमिक लेवल को एक स्तर पे लेके आना है तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। और उन्होंने एक दूसरे से कोऑपरेट करने को कहा। बाबा साहब ने क्यों कहा वाई डू वी नीड कॉमन कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज? कोऑपरेशन, सहकारिता हमें क्यों चाहिए? टू सेव, फर्स्ट टू सेव अवर सेल्फ, देन टू सेव अवर सोसाइटी फ्रॉम ब्राह्मणिकल इविल्स। जो ब्राह्मणिकल बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, उनसे बचने के लिए हमें कलेक्टिव रहना चाहिए ताकि हम अपने संगठन में सुरक्षित रहें, अपने संघ के साथ रहें। He said the wall built around caste is impregnable and the material of which it is built contains no combustible stuff of reason and morality। कि जो कास्ट की जो दीवार हमारे बीच में बनी हुई है, वो दीवार जो है किसी आग लगाने वाले मटेरियल से नहीं बनी है, ना ही किसी तर्क पे, किसी लॉजिक पे बनी हुई है, ना ही किसी मोरलिटी पे, किसी नैतिकता के बेस पे है। सो इट नीड्स टू अप्लाई डायनामाइट। बाबा साहब ने कहा कि कास्ट जो है, इट नीड्स टू अप्लाई डायनामाइट। क्यों डायनामाइट? टू finish this inhuman behavior towards all the minorities, towards us, which deny any part to reason, which deny any part to morality। जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई नैतिक वैल्यू नहीं है। कास्ट इज ए नोशन, कास्ट इज ए मिथ। इसको हम कोऑपरेशन से हमें खत्म करना है। My next topic is first 5-year plan. What is 5-year plan? बाबा साहब ने हमें 5-year plan क्यों इम्पोर्टेंट है, इस कोऑपरेशन में हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे जो लगा कि इसमें भी बाबा साहब ने कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए जो प्लानिंग जो बताई है, पॉइंट्स बताए हैं, जो उसको फॉलो करने के लिए बताया है। 5-year plan is a centralized and integrated national economic programs। 5-year plan centralized, जो केंद्रीकृत, एंड इंटीग्रेटेड, एकीकृत नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स।
राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम्स हैं जो प्लान करेंगे कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1928 by Joseph Stalin in Soviet Union. Then all the other countries they follow this plan and modified according to their social and cultural needs. First 5 year plan. The Planning Commission was set up in March 1950 by resolution of the Government of India. 1950 में जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने एक मता पास किया. In July 1950, the Planning Commission presented a draft outline of a plan of development of the primary sector for the period of 5 years from April 1951 to March 1956. प्लानिंग कमीशन ने एक ड्राफ्ट आउटलाइन दिया कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका विकास कैसे करें. प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को इंक्लूड करता है उसका विकास कैसे करें, उसकी 5 साल की योजना बना के दिया. दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोड-डोमर मॉडल. हेरोड-डोमर जो मॉडल है उसमें है कि मैक्सिमम हम आउटपुट करें और जो है सेविंग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें. I have this in detail. If anyone needs, I can give it in the end. What was the aim of 5 year plan? 5 year plan का aim क्या था, उद्देश्य क्या था? To fight against diseases, malnutrition, unhealthy environment, and to build up health services for the population, for mother and children in order to improve general health status of people of India. जो बीमारियां, कुपोषण और अनहेल्दी एनवायरनमेंट जो हमारे कास्ट सिस्टम के द्वारा चलाया जा रहा था और हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, मदर एंड चाइल्ड केयर को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल उसको इम्प्रूव करने का एम था. ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या था? प्लानिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को प्लान करना. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग वाज टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which will raise the living standard of people and to offer new opportunities for a richer life. एक ऐसा प्लान, विकास का एक ऐसा प्लान करना जो कि हमारे समाज का जो है आम लोग हैं जो उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाए एंड उनको नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके प्रोवाइड करें ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके, रिचर हो सके एंड वेरिड वैरायटी हो उसकी, उनके काम करने के मौकों में. द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी is one of utilizing more effectively the potential resources available to community, and it is this which involves economic planning. इसमें प्रॉब्लम जो विकास के इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके और आर्थिक विकास करना किसी भी कम्युनिटी का, उसका प्लान करना. For further development, readaptation of social institutions and social relationships thus become necessary. और इसको आगे विकास को बढ़ाने के लिए जो हमारे सामाजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, सामाजिक संबंध है आपस में, जो इंटर रिलेशंस, उनको इम्प्रूव करना एंड इन प्लानिंग फॉर बेटर इकोनॉमिक ऑर्डर. The close interrelation between the technical and social aspects of the process of development has to be continually kept in view. इस प्लानिंग के लिए हमें जो तकनीकी और सामाजिक एस्पेक्ट्स हैं, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं पे के संबंध पे ज़्यादा ध्यान देना है टू इम्प्रूव द आर्थिक जो इकोनॉमिक
ऑर्डर है वो हम कोऑपरेशन से कर सकते हैं। हमें इतना कुछ हमने जो अभी तक पढ़ा है कोऑपरेशन 3 लेक्चर्स हो गए हैं उसमें पढ़े जा रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कोऑपरेशन? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे एक कास्ट नाम का मॉन्स्टर है जो हम उसको कोऑपरेशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, खत्म कर सकें। पहले तो हमें कास्ट को समझना होगा, कास्ट को फिर डीकास्ट करना होगा, देन उसको हम एनिहिलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो इस स्लाइड से आप जैसे देख रहे हो कि जितना बड़ा कास्ट का दायरा है उसको हम पहले समझेंगे और उसको डीकास्ट करेंगे, तब वो नैरो डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम उसको एनिहिलेट करना हमें पॉसिबल हो जाएगा। और लेकिन वो कैसे होगा? कोऑपरेशन से, सहकारिता से, मैक्सिमम एक दूसरे के साथ सहयोग से हम इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे 5 ईयर प्लान्स में बाबा साहब ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। क्यों इम्पोर्टेंस दी तब बाबा साहब ने? क्योंकि उस टाइम पे जो आफ्टर पार्टीशन हमारा इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा हो गया था। देयर वाज ए मैसिव शॉर्टेज ऑफ फूड। इंडिया वाज फेसिंग ए मैसिव फूड क्राइसिस। हमारे पास खाना कम हो गया था। शरणार्थी इधर उधर से आफ्टर पार्टीशन बहुत ज़्यादा आ गए थे। हमारा लोग ज़्यादा थे, खाना कम था, प्रोडक्शन कम थी, तो फूड क्राइसिस हो गया। और मोर ओवर importing foodstuffs from abroad was not possible because of the high cost. बाहर से खाना इंपोर्ट करना, खाना मंगवाना एक और बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे पास तब उतना पैसा नहीं था। हाई उसका कॉस्ट हाई था, उसकी कीमत ज़्यादा थी, बाहर से मंगवाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। To resolve the food crisis and ease the raw material problem, we had only one option of collective farming by cooperation and by making best use of India's natural resources. इसलिए बाबा साहब ने इस पे कलेक्टिव फार्मिंग पे तब उन्होंने पहले ही देख लिया था कि पार्टीशन के बाद हमारा जो देश है हमारा ये क्राइसिस को फेस करने वाला है। तो उन्होंने पहले से ये प्रोविजंस हमें दे दी और हमें आइडियाज़ दे दिए कलेक्टिव फार्मिंग का, कोऑपरेशन का। इसमें उनका फोकस क्या था? द फोकस वाज टू मैक्सिमाइज द आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर विच कैन प्रोवाइड मोमेंटम टू इंडस्ट्री। उन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंडस्ट्री। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग थी, उन्होंने जो प्लानिंग मिनिस्टर था उस टाइम पे उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इट वाज ए फेल्ड प्लान। It was clearly mentioned in first 5 year plan that prime importance will be given to development of cooperative sectors. Loans were planned short term, long term, medium term, but only हम उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया। लोन्स भी प्लान कर दिए कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन जो रिसोर्सेज थे ओनली 3.45% वर गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर while 4.9% were given to industry. At that time, the target growth rate was 2.1% and achieved growth rate was 3.6%. That was that time GDP was up by 15%. That was because of cooperation and collective farming, and there was हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। लेकिन जो रिसोर्सेज कम देने की वजह से आगे हमारी जो एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर विकास उतना नहीं हो पाया। तो इट वाज ओवरऑल इट वाज ए फेल्ड प्लान बिकॉज उन्होंने बाबा साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो आइडियाज़ है जो उन्होंने दिए थे उनको फॉलो नहीं किया। तो इसलिए ये प्लानिंग उनकी फेल हो गई।
लेकिन बाबा साहब ने जो आइडिया दिया था कोऑपरेशन का, उसको उन्होंने लाइव रखने के लिए ये सारा जो प्रावधान किए। कोऑपरेशन, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू। जय भीम। ओवर टू प्रियंका जी। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? डॉक्टर तीरथ? हेलो। हेलो प्रियंका जी।